हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टुडे इज 1 अगस्त, है ना। आज महीने का पहला दिन है और हम लोग करने जा रहे हैं क्या, द इंडियन एक्सप्रेस से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है उसका डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। वी विल स्टार्ट आवर डे विद न्यू होप एंड मोटिवेशन। ठीक है, जो पीछे जो हुआ आज से नया शुरुआत करिए। नया महीने का पहला दिन है, अच्छे से मोटिवेशन लीजिए, नया होप के साथ शुरुआत करिए। जब जागा तभी सवेरा, ये सोच के पढ़ाई शुरू करिए, है ना। तो आज का हेडलाइन देख लेते हैं। पहला हेडलाइन है, जैसा कि आपको कल बताया था कि लैंडस्लाइड के कारण जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ मेजर लैंडस्लाइड हुआ था और पूरा गांव डूब गया था, है ना। तो उसी का है कि डेथ टोल इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट क्लाइम्स टू 174 लोग मर चुके हैं। देर इज नॉट अ सोल लेफ्ट एट लैंडस्लाइड्स ग्राउंड जीरो, है ना। मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है बोला जा रहा है कि एक सोल तक नहीं बचा है, सब कुछ बह गया, सब कुछ डूब गया, है ना। ये फ़ोटो जो बहुत ही डिस्टर्बिंग फ़ोटो है, आपको देख के लगेगा कि रेस्क्यूअर जो है वो कंसोल कर आदमी को जो अपना घर परिवार सब कुछ लैंडस्लाइड में खो दिया है। कहाँ? चिरुलमला इन वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। बाकी वही है कि मुंडकी टर्न्स इनटू घोस्ट विलेज, 170 स्टिल मिसिंग, 170 लोग जो अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं और 1500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है एज अकॉर्डिंग टू द सीएम सेज, है ना। अब आपको ये इसमें पता कर, ये आज का है। दूसरा क्या है कि हमास चीफ जो है, हमास का जो चीफ है, हमास का एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका चीफ को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। कहाँ? तेहरान। तेहरान कहाँ है? ईरान का कैपिटल है। तो दीज आर द हेडलाइंस। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है कि यूपीएससी कैंसल्स द पूजा खेड़कर कैंडिडेचर, है ना। ये अब सी इज़ नॉट नो मोर IAS। बाकी 9 ईयर ट्रायल्स ये सब है। तो हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सो वेलकम बैक वंस अगेन एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ न्यू मंथ। यू स्टार्ट योर डे विद न्यू मोटिवेशन एंड न्यू होप, है ना। सब आगे अच्छा होगा। तो पहला आर्टिकल यही है कि नॉट अ सोल लेफ्ट इन अ विलेज। ग्राउंड जीरो पे जो भी जहाँ लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे एक सोल तक नहीं बचा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। इन द डिवास्टेटेड विलेज एम्बुलेंस ब्रिंग द हेड एंड फ्यूनरल प्रेयर्स ऑन। सोच, आप कल एक वीडियो देखेंगे जिसमें लगातार 50-60 एम्बुलेंस जा रही है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेड बॉडीज़ को वो कैरी कर रही है। ठीक है, बहुत डिस्टर्बिंग फुटेज था वो। अब आपको ये बता दें कि कौन सी रिवर थी जहाँ लैंडस्लाइड है जिसका पानी पूरे गाँव को बहा दिया। तो वो रिवर का नाम था इरुवा जिंजी। इरुवा जिंजी रिवर वो नाम है। और ये क्या है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ चलियार रिवर। चलियार रिवर। चलियार रिवर जो है वो केरला का 4th लार्जेस्ट रिवर कही जाती है। इसको चलियार रिवर को हम और क्या क्या नाम से बुलाते हैं? चुलिका रिवर, या फिर नीलाम्बूर भी इसी को बोलते हैं। नीलाम्बूर रिवर आप नाम सुने होंगे। और इसको और क्या बोलते हैं? बेपौर रिवर। बेपौर, BEYPURE, बेपौर रिवर। सो बेपौर रिवर अगर बात किया जाए, या नीलाम्बूर या चिलुका कहाँ है, तो वो केरला में है और ये केरला का 4th लार्जेस्ट रिवर है। सो इसी रिवर की, चेलियार रिवर की जो ट्रिब्यूटरी थी इरुवाजिंजिएपो, यह है ना, इरुवाजिंजी रिवर जो थी, इसी का पानी जो है वो मुंडकी रिवर को तबाह करके रख दिया। ठीक है। अब आपको पता है, आपको यहाँ पे घोस्ट रिवर से समझ में आ रहा होगा कि घोस्ट रिवर किसको बोलते हैं। घोस्ट रिवर ऑफ इंडिया किसके बारे में कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो, नहीं तो पढ़िएगा। अब अगर हम बात करें चेलियार रिवर की, तो चेलियार रिवर का जो है ओरिजिन वो कहाँ है? वो है इलाम बेलेरी हिल्स। इलाम बेलेरी हिल्स। और ये इसका माउथ कहाँ है? लक्षद्वीप सी में। लक्षद्वीप सी में। ओके। सो इलाम बेलेरी हिल्स से नदी निकलती है और लक्षद्वीप सी में जाके ये गिरती है, ख़त्म होती है। आपको बताना है क्या कि घोस्ट रिवर ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, कौन सी नदी को कहते हैं। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, जो क्या है कि फॉर डायरेक्ट सीडिंग राइस 0 टिल व्हीट एंड राइस टेकन माइको फ्रॉम JV, है ना। इसमें आपको मेनली क्या जानना है कि राइस और जो वीट का ब्रीडिंग जो होता था, कम रिसर्च इन इंडिया, वो क्या हुआ कि ब्रीडिंग कम रिसर्च इन इंडिया हैज़ ट्रेडिशनली अलाइव इन अ पब्लिक सेक्टर मोनोपोली था, है ना। कि जो एक पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक PSU था, उसके द्वारा मोनोपोली बनाया जाता था किस चीज़ का? राइस और वीट का जो ब्रीडिंग कम रिसर्च होता था उस पर। लेकिन अब क्या हुआ कि 2 प्राइवेट सेक्टर सीड मेजर जो है, कौन कौन सा? अल्वीन जो कहाँ की है? टेक्सास की हेडक्वार्टर, और राइस टेक इंडिया एंड जालना जो महाराष्ट्र में है, वो माइको प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनी आई है, वो क्या करेगी?
प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जो किस चीज़ पे काम करेगी, राइस और वीट का ब्रीडिंग कम रिसर्च पे काम करेंगे। पहले किसका मोनोपोली था, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली था, ठीक है, उसी के बारे में बात किया गया है। मोर क्लाइमेट स्मार्ट एंड सस्टेनेबल राइस और वीट का सीड बनाएगी, ठीक है। उसके बाद यही सब है, ये इंपॉर्टेंट, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि जीरो टिलेज फार्मिंग क्या होता है ना। आपसे एक दिन हम पूछे भी थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है और नेचुरल फार्मिंग क्या होता है, एक दो बच्चे बस बताए थे, तो आज हम उसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आएगी जीरो टिलेज फार्मिंग की। जीरो टिलेज फार्मिंग की बात करेंगे तो ये क्या है, एक दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्निक फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और पास्चर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलेज। कि आप जब देखते होंगे कि गांव में या कहीं भी खेती होती देखते होंगे तो जो ज़मीन है उसको पहले क्या करा जाता है, फाड़ा जाता है, चीरा जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जुताई करना, है ना, उसको प्लॉइंग करते हैं। तो बिना प्लॉइंग के जो टेक्निक है कि हम सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और उसी में जो हमारा क्रॉप है, जो पॉस्चर है, उसको हम क्या करेंगे, उगाएंगे, है ना। सो दैट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और पॉस्चर विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू टिलेज। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा सॉइल इरोजन होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसके बाद क्या है कि सॉइल का जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप इसको प्लो करते हैं खेत को, ज़मीन को, तो क्या होता है कि नीचे का जो मिट्टी का जो नमी होता है वो ऊपर आ जाता है। इसी के लिए तो किया जाता है ये टीलिंग, है ना। जब टीलिंग करते हैं तो नीचे का जो मिट्टी होता है वो ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे जाता है। तो नीचे का जो मॉइस्चर वाला मिट्टी है वो ऊपर आने पे क्या होता है, उसका मॉइस्चर धूप से, है ना, सनलाइट के कारण क्या होता है, इवोपरेट होकर ऊपर निकल जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, नो टीलिंग करेंगे तो जो ज़मीन है उसके नीचे का जो मॉइस्चर वो बना रहेगा, है ना। तो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। उसके बाद कि इसमें जो खर पतवार जो होगा, है ना, जो वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो होगा, है ना, जो वेस्ट होगा वो क्या होगा, वो वहीं पे गिर जाएगा और वो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर, और वो सड़ गल के उसमें न्यूट्रिएंट का काम करेगा। सो सॉइल रिटेंशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सॉइल का। सो दिस इज कॉल्ड टीलेज, जीरो टीलेज फार्मिंग। सो जब भी आपको जीरो टीलेज फार्मिंग आए तो नाम से ही समझ सकते हैं कि टीलेज हम क्या करना है, जीरो। टीलेज क्या करना है, जीरो करना है, हमको टीलेज ज़मीन का करना ही नहीं है, वो होता है जीरो टिलिंग। अब आता है जीरो टिलेज फार्मिंग। अब आता है दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फार्मिंग या फिर बायोलॉजिकल फार्मिंग, ठीक है। सो अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, इकोलॉजिकल फार्मिंग या बायोलॉजिकल फार्मिंग, तीनों एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक ओरिजिन का जो भी हमारा फर्टिलाइज़र होता है, इसमें हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वी यूज फर्टिलाइजर्स बट ऑर्गेनिक करते हैं। जैसे कंपोस्ट हो गया, है ना, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं हम, कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट मैन्योर हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, बोन मील हो गया, है ना। कंपोस्ट कैसे हम बनाते हैं, आपके घर का जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, आप क्या करते होंगे, सुने होंगे बचपन में जब पढ़े होंगे 8-9 में, कि एक ज़मीन में गड्ढा कर देते हैं और उसमें सारा जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम डाल देते हैं और फिर ऊपर से उसको क्या करते हैं, मिट्टी से ढक देते हैं। और उसके 1-2 महीने बाद जो मैन्योर बनता है, वो जो सड़ गल के जो डिकम्पोज होकर जो मटेरियल बनता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, और उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन मैन्योर किसको बोलेंगे, जो खर पतवार हो गया, पत्ता होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर, उसको भी हम ढक देंगे ज़मीन से, और वो जो खाद बनता है, जो फर्टिलाइजर बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन फर्टिलाइजर, है ना। तो उसी को जब हम यूज करते हैं, ऑलराइट, जब कंपोस्ट मैन्योर या ग्रीन मैन्योर को जब हम यूज करते हैं तो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं या इकोलॉजिकल फार्मिंग। इसमें एक क्या बोलते हैं, बोन मील क्या होता है, आप जब देखे होंगे, इससे क्या होता है, सॉइल में जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो मात्रा वो बढ़ता है। ये क्या होता है कि आप स्लॉटर हाउस में जाके जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे चिकन का हो गया, मटन का हो गया, ये चिकन या फिर वो जो भी मटन वटन का जो बेस्ट मटेरियल होता है, उस या उसका जो हड्डी होता है बेस्ट, उसको हम क्या करते हैं, फाइनली मिक्सचर बना देते हैं उसके हड्डियों का, है ना। कोर्सली ग्राउंड एनिमल बोन्स एंड स्लॉटर हाउस वेस्ट प्रोडक्ट, उसको हम जब मिट्टी में डाल देते हैं तो वो भी क्या एक बोन मील का काम करता है, जो क्या है ग्रीन मैन्योर या कंपोस्ट का काम करता है। उससे हमारे सॉइल में क्या बढ़ता है, कैल्शियम और फास्फोरस का। सो whenever you see the topic what is bone meal in soil, तो it is a mixture of finely and coarsely ground animal bones and slaughterhouse waste product। अब एक चीज़ और बच गया, वो क्या है हमारा, नेचुरल फार्मिंग किसको बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में। जो नेचुरल फार्मिंग है, ठीक से लिख दे रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फुकुओका फार्मिंग भी बोलते हैं, फुकुओका
फार्मिंग। क्यों? क्योंकि ये जापान के एक रिसर्चर थे, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या गया बोला कि कोई भी केमिकल हम नहीं मिलाएंगे, कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड कुछ नहीं मिलाएंगे। हम मिलाएंगे क्या उसमें हम बायोमास मल्चिंग करेंगे, है ना। काऊ का डंग या यूरिन उसको फॉर्मुलेट करके जो हम बनाएंगे उसको यूज करेंगे। सो इट्स ए केमिकल फ्री फार्मिंग बेस्ड ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग विथ मेजर स्ट्रेस ऑन व्हाट, बायो मल्चिंग, यूज ऑफ ऑन फॉर्म काऊ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन एटसेट्रा। अगर हम बात करेंगे इंडिया में नेचुरल फार्मिंग कौन इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो उनका नाम है श्री सुभाष पालेकर। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। ये ध्यान रखेगा, श्री सुभाष पालेकर, ही इंट्रोड्यूस नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे हु स्टार्टेड, तो इट्स ऑल्सो उनके नाम पे हम क्या बोलते हैं, फुकुओका फार्मिंग भी बोलते हैं। वो जापान के रहने वाले थे। आपको एक चीज़ और यहाँ से पूछ रहे हैं कि आपको पता होगा एक फार्मिंग का टेक्निक आया है ना, जापान के द्वारा ही लाया गया था, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल फार्मिंग करते हैं। उसका नाम क्या है आप बताइएगा। पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो आप लोग यू मस्ट बी सीन द PYQs ऑफ यूपीएससी एंड बीपीएससी, सो यू शुड नो कि वो फार्मिंग का नाम क्या है ना। हम अगले लेक्चर में, अगर आप नहीं बताएंगे तो आने वाले लेक्चर्स में हम आपको उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जानते होंगे वो बताइएगा कि वर्टिकल फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग जो करते हैं उसका नाम क्या है, ठीक है। वो जापान के द्वारा ही टेक्निक बनाया गया था। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, तो वो क्या है कि जो कांग्रेस एमपी हैं चन्नी क्या थे, प्रीवियसली क्या थे, वो फॉर्मर सीएम ऑफ पंजाब, है ना। तो एमपी जो हैं चन्नी अब बन गए हैं, वो क्या किए, मूव से प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट पीएम, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो क्या लाए हैं, प्रिविलेज मोशन फॉर शेयरिंग एक्सपर्ज रिमार्क्स, है ना, कि जो आप एक्सपर्ज रिमार्क्स किए हैं उसको हटाने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रिविलेज मोशन, बस इतना ही जानने के लिए है हमारे लिए एग्जाम के लिए कि व्हाट इज प्रिविलेज मोशन। आपको पता होगा कि जो भी हमारे एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको क्या दिया जाता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दिया जाता है। तो उसी का जो मिसयूज होता है कोई मेंबर के द्वारा, व्हेन अ मेंबर मिसयूजेज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो हम उसके अगेंस्ट जो मोशन लाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिविलेज मोशन। कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो आपको मिला है, अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो क्या है हमारा, आपको मिलनी क्या होता है, कोई सर्टेन राइट्स या इम्यूनिटी दिया जाता है टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर ड्यूटी और देयर फंक्शन इन पार्लियामेंट, कि आपसे कोई तंग नहीं करे। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज में क्या होता है कि आपको कोई सर्टेन राइट्स और इम्यूनिटी दिया जाता है, क्या किस चीज़ के लिए, तो डिस्चार्ज हो आपका ड्यूटी की, आप पे कोई सिविल केस, कोई क्रिमिनल केस ऐसे तुरंत ना किया जाए जब क्या चल रहा हो, पार्लियामेंट जब पार्लियामेंट चल रहा हो, तो आप पे किसी भी तरीके का क्रिमिनल या सिविल प्रोसीजर ना हो, उसको आपको समय दिया जाता है 40 दिन का उसके बाद, ताकि आप अपना जो ड्यूटी है, जो पब्लिक के लिए आप, जो पब्लिक से चुन के आप गए हैं, तो उसके लिए आप काम कर सकें। इसके लिए कुछ राइट्स और इम्यूनिटी दिया गया है। तो ये मेनली दो तरह का जो है इम्यूनिटी दिया गया है। पहला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट और राइट टू पब्लिश द हाउस प्रोसीडिंग, ये दो तरह का। और ये कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, हाँ, दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105। किसके लिए, कि जो भी एमपीज हैं, है ना, और भी लोग हैं, आपको क्या बताना है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है वो किन किन लोगों को मिलता है पार्लियामेंट में, जैसे एमपी को, मिनिस्टर को, और किन किन लोगों हैं, एक और लोग हैं जो कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस बट ही इज एबल टू सिट एंड हियर द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। सो उनको भी मिलता है। वो कौन सा पोस्ट है आपको जवाब देना है, ठीक है। सो आर्टिकल 105 में दो तरह का राइट्स लिखा हुआ है, क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, इम्यूनिटी दिया जाता है कि आप पार्लियामेंट में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, एक दूसरे पे जूता मार सकते हैं, कागज उड़ा सकते हैं, मौज कर सकते हैं, हल्ला कर सकते हैं, है ना। और दूसरा क्या कि राइट टू पब्लिश द हाउस प्रोसीडिंग, कि हाउस का जो प्रोसीडिंग है उसमें जो राइट टू पब्लिश है वो भी कर सकते हैं। और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर को भी दिया जाता है, वो कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 194 में। तो अब आते हैं, आपको समझ में आ गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो मिसयूज होता है उसी के बारे में अगर कोई मेंबर के द्वारा, सो व्हाट इज पीएम क्या है, पीएम इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, वो भी क्या है, एक एमपी हैं। तो किसी भी एमपी के द्वारा, किसी भी मेंबर के ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा अगर मिसयूज किया जाता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का और उसके खिलाफ जो मोशन लाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मोशन। ये मैटर क्यों हुआ कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि जो
बीजेपी के एमपी हैं अनुराग ठाकुर, उनका स्पीच था लोकसभा में जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी उसका जो वीडियो क्लिप था उसको अपने ट्विटर हैंडल पे डाल दिए, ठीक है, और बोले कि ये सबको सुनना चाहिए, ठीक है। उसी में क्या बोला गया था कि राहुल गांधी का वो कास्ट पूछे थे विच इज डेरोगेटरी, तो उसी के बारे में कि चन्नी जी ने कहा एमपी चरणजीत सिंह चन्नी अंडर रूल ऑफ आर्टिकल 222 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर दैट गिव्स ए मेंबर द पावर विद इन द कंसेंट ऑफ द स्पीकर टू रेज ए क्वेश्चन लिविंग ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इधर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस और ए कमिटी। अब इसके बाद क्या होगा, ये मोशन होगा, किसको जाएगा, स्पीकर को, स्पीकर अलाउ कर देगा, स्पीकर किसको भेज देगा, प्रिविलेज कमेटी को, प्रिविलेज कमेटी को अगर वो सही लगेगा तो फिर उस पर क्या हो जाएगा, आगे का कार्रवाई किया जाएगा। सो दिस वाज द प्रिविलेज मोशन एंड दिस वाज द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद क्या रखना है, आर्टिकल 105 इस बार बहुत न्यूज में रहा है, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 195। आपको जब आप पढ़े होंगे जो भी निपुण ज्वाइन किए होंगे उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे एक सवाल भी दिया गया था। दैट्स वाई आई एम इन्फेसिंग ऑन दिस आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 आपको याद होना चाहिए कि आर्टिकल 105 फॉर एमपीज एंड एमपीज एंड फॉर आर्टिकल 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेटर के लिए ये प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं अगला आर्टिकल पे जिसमें क्या है कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताया गया कि व्हाट इज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। ये क्यों आया बात न्यूज में कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ईरान बैक्ड एंटी इजराइल ग्रुपिंग कंप्राइज हिजबुल्लाह, हमास एंड हुथीज अमंग अदर्स। क्या हुआ है कि हमास के जो लीडर थे, अब हमास क्या है, HAMAS, हमास क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, हरकते अल मुकाबाना अल इस्लामिया नाम है इसका। क्या नाम है हमास का, HAMAS। इसका जो नाम है वो क्या है, हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है हमास जिसको बोलते हैं। ये क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, किसका, पैलेस्टीन है उसका सुन्नी इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी है। आपको पता होगा कि इस्लाम जो दोनों में जो लड़ते हैं एक दूसरे में, शिया और सुन्नी में, तो ये क्या है, सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है। ये इस्लामिस्ट ग्रुप कहना नहीं है, ये इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी, सुन्नी इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है ये। कहाँ का, पैलेस्तीन का, ठीक है। आपको पता होगा, आपको मैप में बताएंगे, पैलेस्तीन, गाजा स्ट्रिप, है ना, गोलान हाइट्स, इजराइल, ये सब में जो क्या चल रहा है, अभी वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो उसी में जो हमास के जो लीडर थे इस्माइल हनिया, इनको क्या कर दिया गया, जब वो तेहरान गए थे, तेहरान कहाँ है, ईरान का कैपिटल, वहाँ असैसिनेट कर दिया गया। कब, ट्यूसडे को, ये वेडनेसडे को। उसके बाद क्या हुआ कि हालांकि जो इजराइल है वो बोला कि वो क्लेम नहीं कर रहा है कि हम मारे हैं, लेकिन हमास और ईरान जो है वो ब्लेम करा किसको, इजराइल को ही, कि जो स्ट्राइक किया गया था, एयर स्ट्राइक, वो किसके द्वारा किया गया था, इजराइल के द्वारा। हालांकि क्या कि इजराइल जो है वो नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा कि हाँ हम मारे हैं, लेकिन बोला गया है कि प्रॉमिस्ड मेजर रिपरकशन, जिसके कारण जो मेजर रिपरकशंस हो जाएगा उसी में। अब बात बोला जा रहा है क्या, एक्सपर्ट के द्वारा, कि एक्सपर्ट्स बिलीव दैट द ईरान कुड हाइक अप अटैक अगेंस्ट इजराइल थ्रू इट्स एलाइज कोलिशन ऑफ इरानियन बैक्ड ग्रुप नोन एज एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। यही अब आ जाता है मैटर, क्या ये क्या है, एक एलाई ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस का जो एक्सिस बन रहा है वो है क्या है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। मिट कैसे जा रहा है, ये क्या है, एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एक कोलिशन ऑफ ईरानियन, मेनली किसके द्वारा लीड किया जाता है, ईरान के द्वारा, और उसके बैक्ड ग्रुप के द्वारा। अब इसके ग्रुप में कौन कौन है, इसमें जो मिलनी है वो है हिजबुल्लाह, उसके बाद हमास आपको बता दिया अभी, उसके बाद है PIJ क्या है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, और हुथीज। ये जो है मेजरली ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप हैं अलायंस के, कौन कौन, हिजबुल्लाह, हमास, PIJ और हुथीज। PIJ क्या है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद। तो उसी के बारे में बोला गया है कि यही जो चार लोग मिलके ईरान के साथ जो ये इनका जो बैक ग्रुप है ना, मिलिटेंट ग्रुप जो है, और पॉलिटिकल पार्टी जो हिजबुल्लाह, हमास, PIJ और हुथी, इन्हीं का जो ग्रुप बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज ए ग्रुप ऑफ, ईरानियन ग्रुप है, हिजबुल्लाह, हमास, PIJ और हुथीज का है, ठीक है। तो उसी में बोला गया है कि हिजबुल्लाह, हमास, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद एंड हुथीज सम ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ द अलायंस। अब बोला गया है कि हाउ वाज द कोलिशन फॉर्म, ये कोलिशन कैसे बना, तो इसका हिस्ट्री बताया गया है कि जो रूट्स है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का वो कहाँ जाता है, ईरानियन रेवोल्यूशन ऑफ 1979, है ना। इरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था कब, 1979 में, उसी समय ये ग्रुप बना था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। विच पेव द वे ऑफ रेडिकल शिया मुस्लिम क्लेरिक्स ऑफ टू कम टू पावर, है ना,
टू एक्सपैंड इट्स पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन रीजन वेयर मोस्ट पावर सच एज यूएस का जो एलाई था सऊदी अरबिया, सुन्नी का जो मेजॉरिटी क्या नेशंस है ईरान, जो न्यू रिजिम में बिगिन टू सपोर्ट नॉन स्टेट एक्टर। अनदर रीजन फॉर दिस वॉज टू डिटर थ्रेट्स फ्रॉम इसराइल ऑन यूएस। ठीक है, यूएस के द्वारा जो एलाइड था वो कौन है? सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस। और उसी के समय में क्या हुआ, ईरान जो है एक ग्रुप बनाया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। कब? जब ईरानियन रिवॉल्यूशन था 1979 में, उसमें क्या हुआ था कि जो शिया मुस्लिम क्लेरिक्स जो थे वो पावर में आ गए थे, तभी ये ग्रुप बना था। उसके बाद ये बोला गया, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, वो क्या बोले थे? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को बोले थे एक्सिस ऑफ इविल्स। वो कब बोले थे? किसको बोलते थे वो बोलते थे ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को, कि रेफरिंग टू ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया जब भी जिक्र आता था, ही यूज्ड टू से एक्सिस इंस्टेड ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ही यूज्ड टू से एक्सिस ऑफ इविल्स। किसको? ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को, इन हिज 2002 स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस। अब विच ग्रुप आर पार्ट ऑफ ईरान लेड एक्सिस ऑफ, कौन कौन सा ग्रुप है? तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि 1980 में हिजबुल्लाह के बारे में लिखा हुआ है। हिजबुल्लाह का मतलब क्या होता है? पार्टी ऑफ गॉड, कि भगवान का ये पार्टी है। ठीक है, तो ये 1980s में बना, और शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, फाउंड फॉर द फाइट इजरायली फोर्सेस दैट इन्वेडेड लेबनन इन 1982। 1982 में लेबनन पे जो अटैक किया था इजरायली फोर्सेस, उसके अगेंस्ट में जो शिया मुस्लिम के द्वारा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और उसका मतलब क्या बताया गया? पार्टी ऑफ गॉड। और क्या बोलेंगे उसको? हिजबुल्लाह। ठीक है, सो इट इज़ द बिगेस्ट और मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ द एक्सिस। ये जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का बात करें तो वो कौन है? हिजबुल्लाह, जिसका बोला जाता है कि सिग्निफिकेंट आर्सनल्स हैं और 30,000 से 45,000 मेंबर भी हैं हिजबुल्लाह के। Hezbollah and Israel have clashed with each other on the many occasions. They fought a war of the first time in 2006 and have since often exchanged fire, especially after October 7. उसके बाद हमास के बारे में बोला गया है कि फ़लस्तीन का सुन्नी ग्रुप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सब अभी मिल के लड़ रहे हैं। हिजबुल्लाह जो क्या है? शिया का मिलिटेंट ग्रुप है। हमास जो क्या है? फ़लस्तीन का सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है ना। और ये रीजन गाजा से 2007 से ये शुरू हुआ है। ये इमर्ज कब हुआ? फर्स्ट इंटिफाडा द पैलेस्टीनियन अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल इन 1987 में। सब उसी के समय में, जब भी आप पे कोई सप्रेस करता है, आपके लैंड को छीनेगा, तो क्या एक नॉन स्टेट एक्टर बनता है, और वो मिलिटेंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वही बन रहा। देखिए यहाँ भी ये हिजबुल्लाह भी वैसे ही बना, है ना। यहाँ हमास भी वैसे ही बन रहा है। उसके बाद पीआईजे क्या है? सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। ये क्या है? फ़लस्तीन का है। और फिर ये हुथी जो क्या है? हुथी ज़्यादा जैदी शिया मुस्लिम, आपको बताएंगे हम एक दिन हुथीज़ के बारे में, कि ये यमन के मेनली हैं, और यमन को एक डिकेड से क्या है? सिविल वॉर में इन्वॉल्व है। और यमन का कुछ पार्ट जो है, बोला गया कि 2014 में यमन का जो कैपिटल सना है उसको सीज भी कर लिए थे। टुडे कंट्रोल नॉर्दर्न यमन जो ये यहाँ पे जो यमन कंट्री आता है, ठीक है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अब आज भी कैप्चर कौन किया हुआ है? हुथीज़। जो रेड सी में जो शिप कंटेनर्स को जो कैप्चर कर लिया था, वही हुथीज़ यहाँ है, ये सेम हुथीज़ यही है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ इजरायली, यही आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेनली समझना था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और ये चारों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा, कहीं लिखने का होगा आईआर में जब भी बात है कि हिजबुल्लाह क्या है, हमास क्या है, पीआईजे क्या है, हुथीज़ क्या है, तो सबके बारे में लिखा हुआ है कि कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, शिया मिलिटेंट ग्रुप है, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, फ़लस्तीन का है, गाज़ा का है ना, कहाँ का है, सब लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि व्हाट इज़ बीइंग स्टॉल पोटेंशियली बिहाइंड द रिसेंट काठमांडू प्लेन क्रैश। टेक्निकलिटी पे बात की गई है। ठीक है, प्लेन कैसे उड़ता है, उसमें किस किस एलिमेंट का क्या क्या रोल होता है। हमारे एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं लोगों को इसमें इंटरेस्ट है तो वो पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट था कल आपको बता दिए थे कि जो प्लेन है, प्लेन का जो विंग्स है, ऊपर में क्या लगता है? कौन सा फोर्स, कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कहाँ पे लगता है, आपको सब बता दिए थे। ठीक है, क्यों लगता है वो भी बता दिए थे। एयर डेंसिटी का क्या रोल होता है, एयर डेंसिटी के बाद ये जो एयर टेम्परेचर है उसका क्या रोल होता है। एयर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो क्या होता है? डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो मॉलिक्यूल उसका क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा। उसके बाद उसके इंजन में कैसे ऑक्सीजन कम जाता है, सब कुछ आपको कल के यस्टरडे आई हैव डिफाइंड ऑल द मेजर थिंग्स। और ये जो क्या है कि आज बताया गया, इसको पढ़ लीजिए कि एक्सिस ऑफ एंगल ऑफ अटैक क्या होता है, पिच एंगल क्या होता है, वेलोसिटी, है ना, फ्लाइट पाथ एंगल, हॉरिजॉन क्या है, ये जो हमारा अर्थ का जो ये है वो हॉरिजन होता है, एलिरॉन क्या होता है, एलिवेशन कंट्रोल पिच क्या होता है, एलिवेटर क्या है, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम के लिए इतना टेक्निकलिटी में जाके पूछेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन अगर आपको इच्छा है तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं अगला कि हाउ विल सेबी प्रपोज मेजर कर्व्स स्पेकुलेशन ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, है ना, ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस।
तो ये क्या है, सेबी के बारे में कल आपको बताए थे कि सेबी कैसे बना, कब उसको रेगुलेटरी से हम स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिए, है ना। सेबी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, मधाबी पुरी बुच, आपसे पूछे भी थे। तो उसी के बारे में बताया गया कि इसका जो कैसे जो है प्रपोज करेगा मेजर कर्व्स को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को क्या कहते हैं, हम डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसी के बारे में कि 7 की प्रपोजल दिया गया है, जिसमें बात किया गया पहला कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज, कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा उसको मिनिमम रखा जाएगा। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन एंड प्रीमियम, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। इंट्राडे क्या होता है कि जब आप किसी भी शेयर या स्टॉक को सुबह में खरीदे और एक ही दिन में शाम में उसको बेच दिए, उस तरह का जो ट्रेडिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राडे। तो बोला गया कि इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, उसका रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट, जो वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट है उसको रेशनलाइज किया जाएगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ऑफ बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, कि जो कैलेंडर का स्प्रेड होता है उसको एक्सपायरी डे पे हटा दिया जाएगा। और क्या है, रेशनलिज्म ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। तो उसका बाद बोला गया कि क्यों हमको ये सब स्टेप्स को प्रपोज करने का ज़रूरत है और हाउ विल दिस हेल्प, कैसे हेल्प करेगा। ज़्यादा एग्जाम के लिए हमको इतना घुस के कि सेबी का जो काम है वो क्या है, अभी तो प्रपोज ही कर रही है ना। जब कुछ मेजर ये बताया जाएगा कि ये हम स्टेप लेने वाले हैं, है ना, जब वो अपने बता दिया जाएगा कि ये हम करने वाले, तब हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अभी तो प्रपोजल है, प्रपोजल का वो कि क्यों किया जा रहा है और क्या हेल्प करेगा वो है, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब आते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में। प्लेसेस इन न्यूज़ में हम क्या देखेंगे आज, मोजाम्बिक को। मोजाम्बिक को क्यों देखेंगे कि हम लोग तूर दाल जो है वो कहाँ से मंगवा रहे हैं, मोजाम्बिक से। रिज्यूम्स आफ्टर सेंटर इंटरवेंशन, सेंटर इंटरवेंशन के बाद क्या हो गया, वो रिज्यूम कर दिया गया है। बोला जा रहा है क्या कि शिपमेंट ऑफ तूर दाल या फिर पीजन पी, जिसको हम बोलते हैं तूर दाल को क्या बोलते हैं, पीजन पी, फ्रॉम नकाला पोर्ट ऑफ मोजाम्बिक। मोजाम्बिक पोर्ट के कौन से पोर्ट से आ रहा है, नकाला पोर्ट से। तो आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछ देगा कि नकाला पोर्ट कहाँ है, तो नकाला पोर्ट जो है कहाँ है, मोजाम्बिक में है। तो बोला गया था कि डिस्टर्बेड बाय द एंटी इंडिया ग्रुप हैव रेज्यूम्ड आफ्टर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रेज द इशू विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड इंडियन हाई कमीशन। They pursued the matter with local authority, or according to the sources, the Indian High Commission to Mozambique had informed the Consumer Affairs Minister that 1400 कंटेनर, 1400 कंटेनर जो है वो लाया जा रहा है। हेलो, सॉरी क्या बोला गया कि 1400 कंटेनर जो है वो क्या लेके आ रहा है, 35,000 टन तूर दाल, या फिर उसको क्या बोलते हैं, पिजन पी, ऑलरेडी लेफ्ट फॉर इंडिया फ्रॉम नकाला पोर्ट, और रिमेनिंग 400 जो है वो मालावी से निकल चुका है और वो भी कहाँ आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। ऑल्सो यूज द सेम पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, तूर और पिजन टू इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू लीव बाई मिड अगस्त में वो भी वहाँ से निकल जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। हम इतना ज़्यादा दाल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हम ही करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमको अपने पॉपुलेशन को खिलाने के लिए दाल कम पड़ जा रहा है, तूर दाल, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स टू मीट इट्स डोमेस्टिक डिमांड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, बट इसके बाद भी हमको क्या करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है अपना डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए। हम कितना ला रहे हैं, 35,000 टन। कहाँ से ला रहे हैं, मोजाम्बिक से। अब हम देख लेते हैं मोजाम्बिक है कहाँ। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा भारत महान, और मोजाम्बिक देखेंगे तो अफ्रीका की कंट्री है। ये मेडागास्कर के बगल में देखेंगे ये मोजाम्बिक है, ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया, और ये देखिए मोजाम्बिक और मालावी यहाँ पे है। मोजाम्बिक और मालावी से क्या आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है, कितना कंटेनर है, जो हमारे पास कंटेनर है वो 1400 कंटेनर में आएगा। कितना, 35,000 टन पिजन पी आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन इसका, मोजाम्बिक का। तो दिस इज मोजाम्बिक, ये किस चीज़ में है, अफ्रीका में है। मोजाम्बिक को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक। और ये क्या है, साउथ ईस्टर्न, या अगर हम देखेंगे ये पूरा क्या है, अफ्रीका, तो ये साउथ और ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न ईस्ट अफ्रीका में आता है, ठीक है। आपको बताना क्या, मोजाम्बिक का कैपिटल। जैसा कि आपको हर बार हम पूछते हैं, रोज जो भी कैपिटल डिस्कस करते हैं उसका कैपिटल कौन बताता है, आप लोग बताते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा, मोजाम्बिक के बारे में जाके पढ़िए भी गावे। तो मोजाम्बिक का कैपिटल कहाँ है वो आपको बताना है। उसका अगर हम क्या बताएं, मोजाम्बिक का अगर हम देखेंगे नेबर का, तो ये देखिए ये मोजाम्बिक है, ये क्या है यहाँ पे, इसका ये टच किससे करती है, इंडियन ओशन से। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे, यहाँ जूम करके देखिए, ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक चैनल जो किसको अलग करती है, मेडागास्कर को किससे, मोजाम्बिक से। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर, और ये मोजाम्बिक है। अगर इस ऊपर में देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ में तंजानिया है, नॉर्थ वेस्ट में हम देखेंगे तो क्या है, ये मालावी है। उसके बाद हम जाम्बिया देखेंगे, ये है जाम्बिया, देखिए ये जो है दिस इज मालावी, ओके, और दिस एरिया इज जाम्बिया, ये जो है जाम्बिया है, ठीक है। जाम्बिया का कैपिटल कहाँ है, लुसाका। हालांकि मोजाम्बिक का कैपिटल लिखा हुआ है मापुतो,
लेकिन चलिए फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ईस्वातिनी या जिसको स्वाजीलैंड बोलते हैं, किस में आता है? ये साउथ अफ्रीका में, और ये जिम्बाब्वे से भी बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। वेस्ट में जिम्बाब्वे, साउथ वेस्ट में ईस्वातिनी। ओके, क्या ये साउथ अफ्रीका से करती है? तो हाँ, स्वातिनी, ईस्वातिनी से, साउथ अफ्रीका का ईस्वातिनी से, और साउथ अफ्रीका से भी ये कर रही है बॉर्डर टच, यहाँ पे देखिए, ठीक है। और मालावी। अब आपको यहाँ पे एक लेक दिख रहा होगा, ये दूसरा लेक और ये तीसरा लेक, ये तीनों लेक बहुत ज़रूरी है इस जानने के लिए। तो ये जो लेक है, ये लेक है कौन सा लेक? लेक मालावी। ये जो छोटा सा आपको लेक दिख रहा है, ये क्या है? लेक मालावी। लेक मालावी की अगर बात करें, या इसको हम लेक क्या बोलते हैं? न्यासा, लेक न्यासा। ये कौन कौन से कंट्री को टच कर रही है? तो आप देखिएगा यहाँ तंजानिया को टच कर रही है, मालावी को टच कर रही है, और मोजाम्बिक को टच कर रही है। तो ये जो लेक है वो लेक मालावी या न्यासा किन किन कंट्री को टच करती है? तंजानिया, मोजाम्बिक और मालावी। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा बड़ा, ये कौन सा है? आपको बहुत ही फेमस जो लेक है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया की बात करेंगे तो ये क्या करता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करती है। तो ये जो लेक है वो टच करती है किसको? टचेज इक्वेटर। ये प्रीलिम्स का बहुत ही फेवरेट सवाल है, एग्जामिनर का बहुत बार आता है कि विच ऑफ द लेक ऑफ अफ्रीका टचेज इक्वेटर, तो वो कौन सा है? लेक विक्टोरिया। अब ये कौन कौन से शहर को, कौन कौन से देश को टच करता है? तो इसका नाम रखने का ट्रिक है UKT। यू फॉर युगांडा, के फॉर कीनिया, और टी फॉर तंजानिया, है ना। अगर हम बात करें कि लेक विक्टोरिया जो है वो लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका का, ठीक है। और यहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है क्या? वाइट नाइल रिवर। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे वाइट नाइल और जो ब्लू नाइल है वो दोनों जाके मर्ज करती है और वहाँ से फिर नाइल रिवर बन के निकलती है, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि वाइट नाइल जो है कौन से शहर में, कौन से देश में जाके मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद एक ये जो लंबी सी आपको ये लेक दिख रही होगी, इसका नाम क्या है? लेक तंजानिका। लेक तंजानिका या तंजानिका, जो भी बोलना है बोलिए। ये देखेंगे, आपको देखने से ही लग रहा हो कि लंबी सी है, तो ये क्या है? अफ्रीका की सबसे लॉन्गेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और ये सेकेंड डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, सेकेंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि फर्स्ट डीपेस्ट लेक कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, जो सबसे गहरा है, ठीक है। आपको बता दे रहे हैं वो एशिया में है, ठीक है, हिंट दे दिए हैं। अगर हम बात करें कि लेक तंजानिका का जो है कौन कौन से कंट्री से टच करती है बॉर्डर, तो वो क्या है? 4 कंट्री। यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे लंबी है तो ये तंजानिया है, उसके बाद ये DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद बुरुंडी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे हम साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये तंजानिया, ये DRC, ठीक है। और ये फिर क्या हो गया? जाम्बिया भी आपको टच कर रही है, ठीक है। ये देखिए ये जाम्बिया, ये पूरा जो एरिया है ये जाम्बिया का ही है। और छोटी सी एक कंट्री होगी बुरुंडी, दिस इज बुरुंडी, ये बुरुंडी है तो ये बुरुंडी टच करती है। तो ये कौन कौन से हो गए? तंजानिया, DRC, बुरुंडी और जाम्बिया, ये 4 जो कंट्री है वो टच करती है लेक तंजानिका को। और ये पूरे अफ्रीका का सबसे लंबी लेक है तंजानिका। अगर हम बात करें विक्टोरिया की तो सबसे लार्जेस्ट लेक है। और ये किसको किसको टच करती है? UKT, युगांडा, कीनिया, तंजानिया। और अभी फिर तीसरा जो बताएं हम आपको, ये कौन सा है? लेक मालावी और लेक न्यासा। ये कहाँ कहाँ टच करती है? तंजानिया, मालावी और मोजाम्बिक। आपको इसका लैंड वाटर भी बता दिए। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो है वो मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर से सेपरेट करती है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमको जानने का जरूरत कुछ नहीं है। तो आज का यहीं पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है और फिर कल मिलेंगे। आपसे जो भी सवाल पूछा गया बताइएगा। बाकी थैंक यू सो मच।